नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हलकों की तकसीम का मसला दिल्ली मुंतकिल, उत्तम कुमार रेड्डी व दीगर कायदीन की भी तलबी। हलीफ जमातों का भी हलकों की तकसीम पर हैदराबाद में जायजा इजलास। केसीआर शिकस्त के बाद रियासत छोड़ देंगे, रेवंत रेड्डी का दावा। टीआरएस कवायद के मुताबिक काम कर रही है, कांग्रेस झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज करे, बी विनोद का रद्देमल। सीबीआई के बाद अब आरबीआई की बारी, मोदी हुकूमत खुद मुख्तार और आजादाना इदारों को तबाह कर रही है, बैरिस्टर उवैसी का इल्जाम। और सरके की वारदातें अंजाम देने वाली बड़ा अय्यूब गैंग गिरफ्तार, 750 ग्राम के तिलाई जेवरात और मसरूका सामान जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से मुजव्वजा असम्बली इंतखाबात के लिए 2 नवंबर को पहली फहरिस्त जारी किए जाने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि पहली फहरिस्त में 40 से 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। सीनियर कायदीन के नाम पहली फहरिस्त में शामिल होने का इम्कान है। सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी को दिल्ली तलब कर लिया गया है, जहां वो पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब की फहरिस्त को क़तियत देने के सिलसिले में आला कायदीन से मुशावरत करेंगे। पहली फहरिस्त में साबिक वज़रा, साबिक अरकान असम्बली और सीनियर कायदीन को मौका दिए जाने का इम्कान है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 2 नवंबर को होने वाला है और इसमें पार्टी उम्मीदवारों के बारे में फैसला किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस दौरान दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। 2 नवंबर को होने वाले इजलास के दिन जाना रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का और मोहम्मद अली शब्बीर को भी दिल्ली तलब किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की क़यादत वाले अजीम इत्तेहाद में शामिल कायदीन का 4 को इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में नशिस्तों की तकसीम के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में सीपीआई के सी वेंकट रेड्डी, तेलुगु देशम के एल रमना और जना समिति के कोदंडाराम ने भी शिरकत की। बाद में कोदंडाराम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अजीम इत्तेहाद की बरकरारी के लिए हमारी 100% कोशिशें जारी रहेंगी। नशिस्तों की तकसीम के मामले पर भी बातचीत जारी है। तेलुगु देशम के एल रमना ने कहा कि रियासत में सिर्फ केसीआर के खानदान ने ही फायदा उठाया है। उनका कहना था कि केसीआर हुकूमत के खिलाफ एक मकसद के तहत अजीम इत्तेहाद तश्कील दिया गया और हम उस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अजीम इत्तेहाद तेलंगाना अवाम के हक में काम करेगा। उधर कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर शिकस्त के बाद रियासत छोड़कर चले जाएंगे। हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें मरकजी सिक्योरिटी की फराहमी से मुताल्लिक फैसले की कॉपी इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार को हवाले करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि डीजीपी महेंद्र रेड्डी केसीआर की खानगी फौज की तरह काम कर रहे हैं। जो अहदेदार अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर काम कर रहे हैं, उनके नाम डायरी में लिखे जा रहे हैं। प्रगति भवन में करोड़ों रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। तेलुगु टीवी चैनल्स टीआरएस के हक में काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने ये तमाम बातें लाने के बावजूद भी कार्रवाई में क्यों ताकीर की जा रही है। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी का ना तो कोई अखबार है और ना ही टीवी चैनल है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात के बाद विनोद कुमार ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की ये रिवायत रही है कि वो सियासी जमातों को टीवी चैनल्स कायम करने की इजाजत देती आई है। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि उन्होंने इलेक्टोरल ऑफिसर से ज़ाब्ते अखलाक के कवायद के बारे में बातचीत की है। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि स्टार कैंपेनर के अखराजात पार्टी के अखराजात में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी की भी सरकारी रिहायशगाह का सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट ने केसीआर के रियासत छोड़ने के रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की।
उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की कभी खिलाफ वर्जी नहीं की है। इस सिलसिले में इलेक्टोरल ऑफिसर से केसीआर के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर तफसीलात हासिल करने के लिए वो रुजू हुए थे। कांग्रेस के लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि केटीआर के सिंगापुर के दौरे को हुकूमत ने मंजूरी दी है। इस मामले में जेश रंजन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। उनका कहना था कि सदर पीसीसी के ईसाइयों के इजलास में शिरकत करने पर नोटिस जारी की गई, लेकिन निगरान वजीर हरीश राव के यादव तबके के प्रोग्राम में शिरकत पर कोई नोटिस जारी नहीं की गई। निगरान वजीर आला ने सरकारी अखराजात पर दिल्ली का दौरा किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में बदनुमानियों का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम रिलीफ फंड से किसको रकम दी गई है उसका हिसाब मौजूद नहीं है। आरटीआई की तरफ से ये बात बताई गई। रिलीफ फंड के तहत जारी की गई रकम की तफसीलात वेबसाइट पर नहीं है। निगरानकार वज़ीर आला को इसका जवाब देना चाहिए, वरना बदनुमानी यकीनी समझी जाएगी। अजीम इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि गांधी भवन का नाम तब्दील करके चंद्रबाबू भवन रख दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर रियासती कांग्रेस की तरफ से खराज पेश किया गया। नेकलेस रोड पर वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी और दूसरे कायदीन ने फूल डाले। बाद में गांधी भवन में इंदिरा गांधी को खराज पेश करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल डाले गए। जाना रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आरबीआई के गवर्नर अरिजित पटेल के इस्तीफे की क़यासाराइयों के तनाजुर में मरकजी हुकूमत को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क में जितने भी आज़ादाना और खुद मुख्तार इदारे हैं उन तमाम को 4 साला दौर इक़्तिदार में मोदी हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर उर्जित पटेल इस्तीफा देते हैं तो ये आरबीआई की खुद मुख्तारी में मुदाखलत होगी। उनका कहना था कि जिस तरह से सीबीआई की खुद मुख्तारी को बर्बाद किया गया और अब उसी तरह से आरबीआई की बारी आई है। देखिए, अगर उर्जित पटेल बहैसियत आरबीआई गवर्नर रिज़ाइन करते हैं तो यकीनन ये हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तमाम को मोदी सरकार ने अपने 4 साल में उनको बर्बाद कर दिया। तो इसी तरीके से अब आरबीआई की बारी आई है और अगर उर्जित गवर्नर रिज़ाइन करते हैं तो यकीनन ये आरबीआई के ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस होगा। जिस तरह सरकार ने सीबीआई के ऑटोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इसी तरह आरबीआई की बारी आई है। अगर सरकार उनसे बातचीत करती, अच्छा रिलेशनशिप रखती और इर्रेस्पॉन्सिबली से बिहेव नहीं करती सरकार, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और जो खबर आ रही है कि सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट का इस्तेमाल होगा, कि हमारी तारीख़ में कभी भी किसी भी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने सेक्शन 7 आरबीआई एक्ट को इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और जितने भी इकनॉमिक एक्सपर्ट हमारे देश के लिए काम कर रहे थे, चाहे रघुराम राजन हो, अरविंद पनगरिया हो, अरविंद सुब्रमण्यम हो, इन तमाम का इस सरकार से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये छोड़ के चले गए। तो इसका एक गलत मैसेज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। और मैं तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहूँगा कि जो डिप्टी गवर्नर आचार्य ने जो स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ लीजिए, और अगर ऐसा आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं आरबीआई में तो पूरा इंटरनेशनल मार्केट्स में और पूरा इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट है वो जो ख़राब है और ख़राब हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हिमाकत ये सरकार नहीं करेगी, मगर इनकी आदत बन चुकी है कि ना तो इनके पास कोई काबिल लोग हैं, इकॉनमी तो बर्बाद हो चुकी है, अब आरबीआई के पीछे पड़े हैं। नहीं, डिप्टी गवर्नर आरबीआई तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है,
ना उनको इलेक्शन लड़ना है। वो एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, और इकोनॉमिक एक्सपर्ट अगर कोई बात कह रहा है तो सरकार को उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, और ये कॉन्फ्लिक्ट को नहीं होना चाहिए था। तो प्रॉब्लम ये है कि जो कोई भी मोदी सरकार को, गवर्नमेंट को एक्सपर्ट लोग राय देते हैं, तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि मैं खुद एक्सपर्ट हूँ। वो अपने आप को लॉ का एक्सपर्ट समझते, इकोनॉमिक एक्सपर्ट समझते, डिफेंस का एक्सपर्ट समझते, वो सब चीज़ के एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टों के एक्सपर्ट हैं। इसीलिए हमको ये परेशानी हो रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान में इंतखाबी जलसे से असम्बली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। हकीमपेट में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुतल्लिका साबिक़ रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन को मजलिस ने इस मरतबा भी अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने अपनी गुज़िश्ता मियाद में इत्मीनान बख्श खिदमात अंजाम दी हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने RTI के तहत जमाशुदा आदद शुमार अवाम के सामने तफसीली तौर पर पेश किए और कहा कि रुकन असम्बली को मख्तस फंड्स के अलावा भी कारवान में करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम करवाए गए। उन्होंने कहा कि मजलिस ने तरक्याती कामों के साथ साथ शहर में अमन अमान की बरकरारी में भी अहम रोल अदा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की कि वो मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। उम्मीदवार हल्के कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों ने भी जलसे से खिताब किया। और फिर आप ये भी जानते हैं कि 4.5 साल में कहीं पर भी हैदराबाद हो या तेलंगाना हो, कहीं पर भी एक फिरकाना फसाद नहीं हुआ, कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, कर्फ्यू नहीं हुआ। यह भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कारनामा है कि हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि शहर में और नई रियासत तेलंगाना में अमन रहेगा। मैं वादा कर रहा हूं शहरियान हैदराबाद से, मैं वादा कर रहा हूं तेलंगाना के गयूर अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में कभी भी फसाद नहीं होने देंगे, तेलंगाना में कभी कर्फ्यू नहीं लगने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अमन चाहते हैं और अमन से ही सबको फायदा है। गरीब को फायदा है, बच्चों को फायदा है, बच्चियों को फायदा है, मां और बहनों को फायदा है, किसान को फायदा है, दलित को फायदा है। मजलिस ने यह काम किया। मेरे भाई, ये मुख्तसर से वक्त में एक अहम काम को आपके सामने रखा हूं। मैं अगर तो आपको बात भी मालूम होना आपका हक है कि मैं क्यों मजलिस को वोट दूं, क्यों पतंग के निशान पर बटन दबाऊं, मैं क्यों जुमे के दिन निकलकर अपनी वोट का क्यों इस्तेमाल करूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 4.5 साल में मजलिस का काम, ये आपकी मजलिस है, ये मेरी मजलिस है, ये आपकी आवाज है, ये आपकी पहचान है, ये आपकी शनाख्त है। लोग मुझसे पूछते प्रेस वाले आकर कि असदुद्दीन ओवैसी आपका विजन क्या है, विजन मकसद क्या है। मैंने उनसे कहा कि मेरा कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है। मेरा विजन वो चंद्रबाबू नायडू कैसा नहीं है जिसने बड़ा धोखा दिया, झूठ कहा कि मैं हैदराबाद को सिंगापुर बना दूंगा। सिंगापुर बोले, जाके वहां पड़ गए। मेरा विजन यह है मेरे भाई कि तरक्याती काम हो। मेरा मकसद यह है, मेरी सोच यह है, मेरी फिक्र यह है कि हर मासूम बच्चे और बच्चियों के चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। हमारा काम, हमारा मकसद यह है कि हर छोटे बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम हो। हमारे नौजवानों के लिए उनकी जवानी बामकसद हो, उसके लिए हमको काम करना, यह हमारा मकसद है। सोच यह है, मेरी फिक्र यह है, मेरा मकसद यह है कि अगर किसी बच्चे का नाम रोहित वेमुला हो तो वो कॉलेज में इज्जत के साथ पढ़े, अपनी तालीम को मुकम्मल करे। अगर किसी बच्चे का नाम जुनैद है जो 17 साल का है, जो हाफिज कुरान है, तो मुझसे आकर ये ना कहे कि असदुद्दीन ओवैसी मजलिस वालों, मुझे हाफिज कुरान देखकर मेरे जिस्म पर चाकों से मार दिया गया।
कोई अलीमुद्दीन आकर मुझसे ना कहे कि मुझे सरे बाजार रोक कर गोश्त के झूठे इल्जाम में मुझे मार मार कर खत्म कर दिया गया। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि अगर कोई अलीमुद्दीन हो, कोई राजेंद्र हो, कोई रोहित वेमुला हो, कोई अंकित हो, उनके दिलों से खौफ ना रहे। कोई बच्चा आकर मुझसे ना कहे कि असदुद्दीन ओवैसी मुझे डर लगता है। कोई नौजवान आकर मुझसे ना कहे कि मुझे डर लगता है। कि हमारी माँ और बहनें हमको फोन करके ना कहें कि हमको डर लगता है। हम डर निकालना चाहते हैं, हम डर को खत्म करना चाहते हैं। और जब 4.5 साल में शहर हैदराबाद में, तेलंगाना में कोई फसाद नहीं हुआ, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गुरूर तकब्बुर में नहीं कह रहा हूं, कि 4.5 साल में बहुत ही कम फोन आए हमारी माओ के जिन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मुझे डर लगता है बेटा। किसी नौजवान के फोन आए जरूर, मगर किसी नौजवान ने नहीं कहा कि सद साहब हमको डर लगता है। इस डर को मिटाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। क्या हमने फिरका परस्ती को फरोग दिया? नहीं दिया मेरे भाई। हम फिरका परस्ती को फरोग नहीं दिए, ना कभी देंगे। हमारा मकसद क्या है कि मुसलमान हो, दलित हो, बीसी हो, ये तमाम मजलूम है। इन तमाम मजलूमों को मुत्तहिद करना। मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा तकब्बुर और तुम्हारा ये जाम कि हम बड़े हैं ओवैसी छोटा है। कौन होता है ओवैसी? जो बड़ों के सामने खड़े होकर बराबरी की बात करता है। इनको पसंद नहीं आता कि हैदराबाद की गली कूचों से निकलने वाला एक नौजवान जो शेरवानी और टोपी पहनकर, हमारी आंखों में आंखें डालकर मिल्लत मजलूमा की, दलितों की, कमजोरों की बात करता है। इनको पसंद नहीं आता कि कौन है ये जो हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करता है। कौन है ये जो हमको ललकारता है? कौन है ये जो हिंदुस्तान के संविधान को सामने रखकर बात करता है? कौन है ये जो हिंदुस्तान के संविधान में क्या लिखा हुआ है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। लिबर्टी का मतलब आजादी। मैं इन लोगों से आजादी चाहता हूं जो 70 साल से मुझे कमजोर करके रखे। 70 साल से मुझे डरा डरा कर हमारे दिलो दिमाग में ये बात पहुंचा दिया कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ना, तुमको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि तुम सिर्फ हमको वोट डालना। मैंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान के आईन में, संविधान में लिबर्टी की बात है, आजादी की बात है। हमको आजादी मिलनी चाहिए। फ्रेटर्निटी की बात है, भाईचारे की बात है। मैं दलितों में, बीसीओं में, कमजोरों में, बच्चों में, खवातीन में भाईचारा चाहता हूं। ये लोग नहीं चाहते कि इंसाफ मिले। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस, इंसाफ की बात है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। मेरे भाई, यही तो हमारी लड़ाई है। मगर ये नहीं चाहते, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये यही चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी डर कर रहे। कौन है ये जो हकायक को हमारे सामने बयान करता है? मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि मैंने इलेक्शन लड़ा बिहार में। इंशाअल्लाह ताला जब 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, किशनगंज से मजलिस का उम्मीदवार अख्तरुल ईमान इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों ने मुझे मेंढक कहा, कीड़ा कहा, गंदी नाली का कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम और कहो, खूब बोलो। जो कांग्रेस के सदर से भी कह रहा हूं कि आप हम पर इल्जाम लगाए कि हम नफरतों में इजाफा करते। सुनो, किशनगंज से लड़ूंगा मैं दोबारा इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र क्यों गए? आप अंदाजा लगाइए कि एक कौमी पार्टी का सदर ये कह रहा है कि एमआईएम हर स्टेट में जाकर क्यों चुनाव लड़ती है। नहीं जा सकते क्या हम? मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है, तो क्या मुझे
आपसे वीजा लेना पड़ेगा मुझे बिहार महाराष्ट्र जाने के लिए? क्या मुझे कर्नाटका में जाने के लिए आपसे इजाजत लेना पड़ेगा? आप क्या हिंदुस्तान के मालिक हैं? क्या हिंदुस्तान में आपका सिक्का चलता है? क्या हिंदुस्तान आपके घर का है? क्या हिंदुस्तान में अंबेडकर का दिया हुआ कानून नहीं है? क्या हिंदुस्तान में मैं किराएदार हूं? क्या हिंदुस्तान में तुम मेरे मालिक हो? क्या मैं तुमसे पूछ कर जाऊं? क्या तुम मेरे मालिक हो कि तुम मुझे गाली दो, मेंढक कहो, कीड़ा कहो? 4.5 साल में इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम। मैं नफरत में इजाफा करता हूं, राहुल गांधी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि डर पैदा करता है। मैं दोनों से कहना चाह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आ जाओ मैदान में, तुम दोनों हैदराबाद से मुकाबला करके ले देख लो मुझसे। आओ अमित शाह। सुनिए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आइए जमहूरियत में मुकाबला कर लो मुझसे। हैदराबाद आपके लिए हाजिर है, आइए। चीखे मार मार कर क्यों कहते आओ हैदराबाद से? मर्द है तो आओ मुकाबला करो। जमहूरियत तुमको इजाजत देती है, मुकाबला करो, एक बार फैसला हो जाए। वक्त है, अभी भी सोच लो। अमेठी से भी लड़ो, यहां से भी लड़ो। और अमित शाह आप नहीं लड़ना चाह रहे तो अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वहां से भी यहां से भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, आजूज माजूज की जोड़ी मिलकर आ जाओ। मालूम होगा नफरत कौन फैलाता है। नफरत हम फैलाते हैं। क्या कांग्रेस के सदर भूल गए कि हाशिमपुरा में उत्तर प्रदेश में जब पीएससी की पुलिस उठाकर 40 लोगों को नदी के किनारे जाकर गोली मार दिया तो वजीर आजम मैं था या तुम्हारे बाप थे? जब नल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, मैं था वजीर आजम या तुम्हारी पार्टी के वजीर आजम था? तो बाबरी मस्जिद में 28 और 29 दिसंबर को जब उसमें घुसकर जो हरकत की गई, कौन था वजीर आजम? मैं था या तुम्हारी पार्टी का था? जब ताले खोले गए बाबरी मस्जिद की, कौन था वजीर आजम? बताओ कांग्रेसियों, मैं था या तुम्हारे थे? जब दिल्ली की सरजमीन पर एक वजीर आजम के कत्ल के बाद सिखों के खून से होली खेली गई, मैं था वजीर आजम या तुम्हारी पार्टी का था वजीर आजम? बाबरी मस्जिद के बाद मुंबई के शहरों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ, मैं था वजीर आजम या तुम्हारे पार्टी का वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर था? मैं नफरत में इजाफा करता हूं। बताओ, मेरा सवाल है ये, जवाब देने की हिम्मत है तो दो, और मैं तैयार हूं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए। मैं नफरत फैलाता हूं? मंजलिस नफरत फैलाती है? नहीं, मंजलिस नफरत नहीं फैलाती। मंजलिस मोहब्बत का नाम है। मंजलिस लोगों को करीब करने का नाम है। मंजलिस नफरतों को मिटाने का नाम है। मंजलिस डर का खात्मा करने का नाम है। और मंजलिस का नाम यह भी है, सुनो, कि हम लोगों के दरमियान में खड़े होकर कहते हैं कि अमित शाह हो या मोदी हो या कांग्रेस का सदर हो, इनसे नहीं डरना, कभी नहीं डरना। हम इंसानों से डरने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ अल्लाह से डरने के लिए वाले हैं। आप हमको कह रहे हैं, और इसका जवाब दो। जवाब नहीं दे पाएंगे, कल एक छोटा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उससे छोटा फेसबुक पे आएगा। मैं लाइव आया, देखो फेसबुक पे, कोई गाड़ी चलाते बोलेगा मैं लाइव आया। अरे लाइव वो नहीं है, लाइव ये है, ये जिंदगी है, ये लाइफ है, ये लाइफ है। तुम लाइफ में जाते, मैं लाइफ में जाता हूं। हम जिंदगियों में काम करते हैं, नजर नहीं आए?
इलेक्शन आया तो गरीब मजलूम अवाम के हमदर्द बन गए और फिर मजलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर क्या 1998 से लेकर 2012 तक आपके साथ था मैं? क्या था फिर? दूध का धुलावा था। दूध का धुलावा था जब तुम्हारी पार्टी के लोग मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, जब किरण कुमार, अभी तो पहला जलसा है, इंशाअल्लाह ताला 37 दिन बाकी है। अभी 7 दिसंबर को सुबह के अवलीन सातों में निकल कर वोट डालिए। जुमे का दिन है, खुदा के लिए अपने घर में हमारी बहन से मत कहो जरा अंडा बनाओ, हमारी अम्मा से मत कहो जरा अम्मा जरा खिचड़ी बना दे, हमारे भाई से मत बोलो बंडी से इडली लेके आ। निकलो सुबह 7 बजे, पोलिंग बूथ को जाओ, वोट डालो। जुमे का दिन है, खूब दुआ करो, जुमे की नमाज पढ़ो, वोट डालो, असर की नमाज पढ़ो, वोट डालो। मेरे भाई निकलकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। कौसर मोहिउद्दीन एक गरीब हमारा उम्मीदवार है। जो लोग मजलिस पर उंगली उठाते, बताओ क्या आज से 30 साल पहले यही कौसर मोहिउद्दीन मुशीराबाद भोलकपुर में साइकिल पर जाकर अखबार नहीं डालता था? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मसावात की तालीम है। बहरहाल पतन के निशान पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। अब जलसों का सिलसिला शुरू हो गया है, इंशाअल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू होगी। मुत्तहिद रहिए, अपनी जमात को, आवाज को कामयाब करिए। शुक्रिया। मजलिस आपकी है, मेरी मजलिस। दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। चारशंबे को याकुतपुरे के मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादी ने कुरमागुड़ा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार ने मादानापेट कदीम पुलिस स्टेशन से अपने दौरे का आगाज किया। उन्होंने बरकी दफ्तर, ऊपर बस्ती, मादानापेट कॉलोनी और आसपास के इलाकों का दौरा किया। मजलिसी उम्मीदवार का मुकामी अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इंचार्ज याकुतपुरा यासिर अरफात और मुतल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के डिवीजन रनमसपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपने दौरे के दौरान रनमसपुरे के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा किया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए और इसकी जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। मुकामी अवाम की तरफ से मौजम खान का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट के इलाके पापैया बस्ती का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने अहमद बलाला का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी शाल पोशी और कसरत से गुलपोशी की। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की और मसाइल को जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद शफी के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के आसिफ नगर डिवीजन और मेहदीपट्टनम डिवीजन के इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आसिफ नगर डिवीजन के इलाके जात सैयद अली गोड़ा और अरब बस्ती का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम की तरफ से जाफर हुसैन मेराज का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इंचार्ज हल्का असेंबली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन और रुकन बलदिया ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असेंबली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने मोहम्मद नगर किले गुलकुंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपने दौरे में रेती गली, रेशमबाग के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम की तरफ से कौसर महिउद्दीन का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। गोवा में मुनक्किदा दूसरे नेशनल स्टूडेंट गेम्स मुकाबलों में शहर के तलबा ने शानदार मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। इनाम याफ्तागान ने चारशंबे को दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात की। सदर मजलिस ने लड़कों के जुमरे में गोल्ड मेडल जीतने वाले मुबश्शिरुद्दीन, यूसुफ अली खान, समद, शुएब मोहिउद्दीन, फुरखान और लड़कियों के जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली अजमतुन्निसा और अंजुम अजमत को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन खिलाड़ियों को मोहम्मद मुबश्शिरुद्दीन की तरफ से तरबियत दी गई थी। शहर में डेंगू की वबा के फैलाव पर अवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। ओवैसी हॉस्पिटल के शुबे अतफाल के प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने बताया कि इब्तिदा में डेंगू की अलामात तेज बुखार से शुरू होती है, जिसके बाद जिस्म दर्द, सर दर्द और फिर जिस्म पर लाल धब्बे पड़ने लगते हैं। इन अलामात के बाद डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि पपई का शरबत इस मर्ज से निपटने में काफी मददगार साबित हो सकता है। डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने कहा कि घरों में साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि डेंगू मर्ज मच्छरों की वजह से फैलता है। उन्होंने बच्चों को मच्छरों से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का भी मशवरा दिया। खौफल चिकनी के जरिए सरके की वारदातें अंजाम देने वाली बड़ा अयूब गैंग को सीसीए शमसाबाद ने गिरफ्तार किया है। सबराबाद के कमिश्नर पुलिस सजनार ने मीडिया को बताया कि इस 5 रुकनी टोली ने रच्चाकुंडा और सबराबाद के हुदूद में सरके की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 750 ग्राम तिलाई जेवरात के बशमूल दूसरा मसरूखा सामान जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि टोली का सरगना अयूब और उसका साथी सुधाकर 200 मकानात में सरके की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने बताया कि इस टोली के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया जाएगा। चादरघाट पुलिस हदूद के इलाके खदीम बलकपेट में एक 2 मंजिला मकान को आग लगने से घर का सारा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। चारशंबे की शाम के औकात में इस 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई, जो थोड़ी देर में ही पहली और दूसरी मंजिल तक फैल गई। मकामी अवाम ने उसकी फायर ब्रिगेड के दफ्तर को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
आसिफ नगर में 10वीं जमात के तालिब इल्म के हमले में तीसरी जमात का तालिब इल्म जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक तीसरी जमात के तालिब इल्म को किसी बात के लिए 10वीं जमात के तालिब इल्म ने जोर दिया था, लेकिन जब उसने करने से इनकार किया तो उसने तीसरी जमात के तालिब इल्म की नाक में फेविक्विक और स्प्रे मार दिया। इस हमले में कमसिन तालिब इल्म बेहोश हो गया। बाद में उसे दवाखाना मुंतकिल किया, जब उसकी हालत बेहतर बताई गई है। सरपरस्तों ने इत्तला मिलने पर स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। आसिफ नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हलकों की तकसीम का मसला दिल्ली मुंतकिल, उत्तम कुमार रेड्डी व दीगर कायदीन की भी तलबी। हलीफ जमातों का भी हलकों की तकसीम पर हैदराबाद में जायजा इजलास। केसीआर शिकस्त के बाद रियासत छोड़ देंगे, रेवंत रेड्डी का दावा। टीआरएस कवायद के मुताबिक काम कर रही है, कांग्रेस झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज करे, बी विनोद का रद्देमल। सीबीआई के बाद अब आरबीआई की बारी। मोदी हुकूमत खुद मुख्तार और आजादाना इदारों को तबाह कर रही है, बैरिस्टर उवैसी का इल्जाम। और सरके की वारदातें अंजाम देने वाली बड़ा अयूब गैंग गिरफ्तार, 750 ग्राम के तिलाई जेवरात और मसरूखा सामान जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।